हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोडजी लर्नर्स। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 की। किन किन पर्सनैलिटीज को ये प्राइज मिला है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फिजिक्स के फील्ड में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 2020 का जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, वो 3 पर्सनैलिटीज को मिला है। फर्स्ट है आपके रॉजर पेनरोज, सेकंड है रेनहार्ड गेंजल एंड थर्ड है एंड्रिया गेज। इसमें रॉजर पेनरोज ने इंडिविजुअल वर्क किया है एंड रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज ने आपका जॉइंटली वर्क किया है। यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं, द नोबेल प्राइज कम्युनिटी ने ट्वीट किया है 6 अक्टूबर 2020 को 3:30 बजे करीब। उन्होंने लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज हैज डिसाइडेड टू अवॉर्ड द 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स with one half to Roger Penrose and other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस क्या रहे। और ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन है रॉजर पेनरोज, जिन्होंने डिस्कवरी क्या की है, किसके लिए मिला है इनको प्राइज, फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने क्या बताया है कि ब्लैक होल के फॉर्मेशन में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया है, या आप कहिए एक मैथमेटिकल मेथड बनाया है, किसको एक्सप्लोर करके, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लोर करके, जो कि किसके बारे में बताता है, जो कि हमें बताता है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल। अब बात करते हैं रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज की। रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज ने जॉइंटली वर्क किया है और इन्होंने किस फील्ड में डिस्कवरी की है, इनको प्राइज किस लिए मिला है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। जी हाँ, इन्होंने बताया है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, इन्होंने ये बताया है। अब प्राइज अमाउंट की बात कर लेते हैं कि इनको कितना प्राइज मिलेगा। तो इनको टोटल प्राइज जो मिलेगा वो है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें रॉजर पेनरोज ने इंडिविजुअली वर्क किया है। तो हाफ पोर्शन मिलेगा 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का रॉजर पेनरोज को, और बाकी का हाफ मिलेगा रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज को, जो कि आपस में हाफ हाफ शेयर कर लेंगे। चलिए बात करते हैं इंडिविजुअली इन सभी पर्सनैलिटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल लॉरिएट रेनहार्ड गेंजल की। तो ये 2020 के नोबेल प्राइज विजेता हैं फिजिक्स में। इनका जन्म हुआ था 1952 जर्मनी के बैड होमबर्ग में। एट प्रेजेंट ये डायरेक्टर हैं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स में, जो कि जर्मनी में है आपकी इंस्टीट्यूट। और ये प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्केलियम, जो आपकी यूएसए में है। अब बात करते हैं नोबेल लॉरिएट एंड्रिया गेज की। एंड्रिया गेज, जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है 2020 में, इनका जन्म हुआ था 1965 यूएसए की एक सिटी न्यूयॉर्क में। ये भी क्या है, ये भी एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। कहां पर है ये, लॉस एंजलिस यूएसए में। जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने क्या कहा, आई होप आई कैन इंस्पायर अदर यंग वुमेन इनटू द फील्ड। It's a field that has so many pleasures and if you are passionate about the science, there is so much that can be done। इन्होंने कहा, मैं आशा करती हूँ कि मैं दूसरी यंग वुमेन्स को इंस्पायर कर सकूं इस फील्ड के लिए। और ये जो फील्ड है आपका साइंस का, इस फील्ड में काफी प्लेजर है, और अगर आप इस फील्ड के लिए पैशनेट हैं, साइंस के फील्ड के लिए पैशनेट हैं, तो आपके करने के लिए बहुत कुछ है इस फील्ड में। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज, जैसा कि मैंने बताया, दोनों ने क्या किया है, इंडिविजुअली वर्क किया है। इंडिविजुअली है किस फील्ड में, आपका फिजिक्स के फील्ड में। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, इन्होंने बताया है कि एक इनविजिबल और एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है, जो कि क्या करता है, स्टार्स की ऑर्बिट को गवर्न करता है।
और ये कहा है ये इनविजिबल और एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक सुपरमासिव ब्लैक होल ही हो सकता है। अब बात कर लेते हैं नोबेल लॉरिएट रॉजर पेनरोज की। तो रॉजर पेनरोज इनको भी 2020 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया है। इनका जन्म हुआ था 1931 में यूके के कोल्चेस्टर में और इन्होंने पीएचडी किया है 1957 में। किस यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके से। और ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके में। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यूज किया एल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। उनकी जो ये रिलेटिविटी की थ्योरी थी उसको एक्सप्लोर किया, उसको एक्सप्लोर करके एक मैथमेटिकल मेथड बनाया और बताया कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। उस मैथमेटिकल मॉडल के जरिए इन्होंने बताया कि हाउ द ब्लैक होल फॉर्म्ड, कैसे आपके ब्लैक होल बनते हैं, उनके फॉर्मेशन के बारे में बताया। और इन्होंने क्या कहा कि ये जो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर मतलब ब्लैक होल के बारे में कहा, ये जो ब्लैक होल है ये स्पेस और टाइम में सारी चीजों को कैप्चर कर लेता है और इसके बाहर कोई भी चीज नहीं जाती है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, हुआ क्या आपका ब्लैक होल के बारे में। तो सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिनको कि कहा जाता है फादर ऑफ जनरल रिलेटिविटी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ब्लैक होल एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब आइंस्टीन की डेथ के 10 साल बाद क्या हुआ, ब्रिटिश थ्योरिस्ट रॉजर पेनरोज ने ये डेमोन्स्ट्रेट करा कि ब्लैक होल आपके बन सकते हैं एंड डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज, और अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैक होल के सेंटर में, इस इमेज में देखिए आप, यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, ब्लैक होल के सेंटर में एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है जहां पर नेचर के सभी लॉज फेल हो जाते हैं, जहां पर नेचर का कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब ये सिंगुलैरिटी क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, सिंगुलैरिटी क्या होता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो रॉजर पेनरोज ने क्या किया, टू प्रूव द ब्लैक होल फॉर्मेशन, इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए कि ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन है वो एक स्टेबल प्रोसेस है। पेनरोज ने आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको स्टडी करा, एक्सपेंड करा, एक्सप्लोर करा और एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बना के ले आए और उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो फॉर्मेशन होता है ब्लैक होल का ये एक स्टेबल प्रोसेस होता है। तो आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद इस फील्ड में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वो रॉजर पेनरोज का ही रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक होल के बारे में क्या हमको पहले नहीं पता था। देखो ब्लैक होल के बारे में हम कह रहे थे कि कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, ब्लैक होल, हमने उसको नाम दिया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, रॉजर पेनरोज ने और आपके एंड्रिया गेज एंड आपके अदर पर्सनैलिटी ने क्या करा है, प्रूव कर दिया है कि ये आपके एग्जिस्ट करता है और आपका होता है ब्लैक होल। ठीक है, पहले इसके एग्जिस्टेंस को लेकर डाउट थे लेकिन अब ये प्रूव कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स का 2020 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ब्लैक होल, ब्लैक होल कैसे बनता है आपका। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ आप ये देख रहे हैं रेड कलर में जो आपको कोन दिखाई दे रहा है ये है एक कोलैप्सिंग स्टार, एक आपका टूटता हुआ तारा, या आप कह सकते हो एक एक्सप्लोड करता हुआ तारा। जब ये आपका कोलैप्स करता है तो क्या बनता है, क्या होता है, जब ये मासिव स्टार आपका कोलैप्स करता है अपनी ग्रेविटी के ही अंडर, ठीक है, अपनी ग्रेविटी के ही कारण क्या करता है, कोलैप्स करता है, तो आपका ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब ये आपका कोलैप्स करा, इसने बना लेता है ये एक इवेंट होराइजन, ये एक इवेंट होराइजन बना लेता है। ये इवेंट होराइजन क्या करता है, टाइम को और स्पेस को क्या करता है, सेपरेट करता है, या आप कह सकते हैं कि टाइम स्पेस को रिप्लेस कर देता है। जिसमें क्या होता है, टाइम आगे की तरफ आपका मूव करता है, फॉरवर्ड मूव करता है टुवर्ड्स द सिंगुलैरिटी, और सारी चीजों को कहां करता है, इसकी तरफ आपका फोकस करता है और आगे की तरफ ले जाता है और सिंगुलैरिटी की तरफ ले जाता है। अब सिंगुलैरिटी क्या है, यहां देखिए सिंगुलैरिटी क्या होता है, सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहां पर आपकी डेंसिटी हो जाती है इनफाइनाइट, एक छोटे से एरिया में डेंसिटी हो जाती है इनफाइनाइट, और ऐसा माना जाता है कि टाइम यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका, उस पॉइंट को बोला जाता है सिंगुलैरिटी। तो क्या होता है कि ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपको कोन दिख रही है, एक लाइट कोन दिख रही है येलो कलर में, एक आपको डैश पार्ट दिखाई दे रहा है।
जो कलर्ड पार्ट है आपका येलो वाला, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट रेज फॉरवर्ड इन टाइम, एंड डैश पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट रेज बैकवर्ड इन टाइम। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब ये लाइट रेज आपका इस इवेंट होराइजन के पास आती हैं तो ये क्या कर जाती हैं, टिल्ट कर जाती हैं, अंदर की तरफ मूव कर जाती हैं, और किसकी तरफ जाने लग जाती हैं, इस सिंगुलैरिटी की तरफ, टाइम के साथ इस सिंगुलैरिटी की तरफ जाने लग जाती हैं और इसको एस्केप नहीं कर पाती हैं। ठीक है, सिंगुलैरिटी क्या है, हाईली डेंस पॉइंट है जिसकी डेंसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये है एक आपका कॉन्सेप्ट ब्लैक होल के क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्लैक होल गवर्न्स द पाथ ऑफ द स्टार्स। जैसा कि बाकी दो पर्सनैलिटीज ने बताया, नोबेल लॉरेट ने बताया कि जो ब्लैक होल के सेंटर में कोई एक ऐसी चीज है इनविजिबल और हाईली आपकी वेट, जिसका वेट बहुत ज्यादा है, जो कि क्या करता है, गवर्न करता है स्टार की ऑर्बिट को। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है एक स्टार जिसको इन्होंने नाम दिया है S2, या आप कह सकते हैं S02। चलिए इसको हम समझते हैं एक इमेज के थ्रू, जो कि मैंने इन्हीं के पेपर से लिया है। यहां आप देख सकते हैं स्टार क्लोजेस्ट टू द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। हमारी मिल्की वे के बीच में क्या है, एक चमकती हुई चीज हमें दिखाई देती है, जिसे रेडियो सोर्स भी बोला जाता है। उसको नाम दिया गया है सैजिटेरियस ए स्टार, सैजिटेरियस ए स्टार। और जितने भी स्टार हैं हमने देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि ज्यादा स्टार इस सैजिटेरियस ए स्टार जो आपके लाइट सोर्स है इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं हमारी, जो कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं S1 है, S2 है, S12 है, S13 है, S14 है, S8 है। ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टार्स की ऑर्बिट को, और सबकी ऑर्बिट अलग अलग है। इन एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया, इन्होंने आपका लिया S2 स्टार को, S2 स्टार को लिया, क्योंकि S2 स्टार क्या कर रहा है, इस सैजिटेरियस ए स्टार के सबसे पास में है और इसकी ऑर्बिट भी सबसे छोटी है। यानी कि क्या होगा, ये अपनी ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगा लेगा कम टाइम में, इसीलिए इस स्टार को सिलेक्ट किया गया। यहाँ पर आप इसको जूम करके देख सकते हैं। इन्होंने क्या करा, 16 ईयर्स में इसकी हर पोजीशन को ट्रेस किया, मैपिंग की गई इसकी हर पोजीशन को अराउंड द सैजिटेरियस ए स्टार। इस सैजिटेरियस ए स्टार के चारों ओर इस S2 स्टार की अपनी ऑर्बिट में हर पोजीशन को मैप किया गया, जिसमें पूरा टाइम लगा 16 ईयर्स का। और क्या पाया गया कि ये सैजिटेरियस ए स्टार के सबसे पास में कब होता है, जब ये इस पॉइंट से गुजरता है यहाँ पर, और ये डिस्टेंस होता है आपका 17 लाइट आवर्स, या आप कह सकते हो 100 मिलियन किलोमीटर। अब इन्होंने एक बात और बताई, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप ग्राफ देखिए। इन्होंने क्या कहा कि जब ये स्टार इससे दूर जाता है तो इसकी रेडियल वेलोसिटी कम होती चली जाती है, और जब ये स्टार आपका सैजिटेरियस ए स्टार के पास आता है तो इसकी रेडियल वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि इस सैजिटेरियस ए स्टार में कोई एक ऐसी चीज है जो इसके मोशन को क्या कर रही है, इसकी ऑर्बिट में गवर्न कर रही है। इसी को उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि ये एक सुपरमासिव ब्लैक होल हो। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्या इनका रिसर्च एरिया रहा, क्या इन्होंने वर्क किया। यहाँ पर मैंने बताया है आपको कि ब्लैक होल बनता कैसे है, एक जनरल आइडिया आपको देना है कि ब्लैक होल बनता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट इमेज में देखिए जहां पर आपका है स्टार का फॉर्मेशन और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन। आपका एक क्लाउड होता है, जायंट क्लाउड है गैस का और डस्ट का। क्या होता है, इसकी ग्रेविटी के कारण कुछ इसके डस्ट पार्टिकल और गैस क्या करते हैं, आपस में क्लम्प्स बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और आपका क्या बना लेते हैं, क्लम्प्स बन जाते हैं। वो क्लम्प्स बाद में कन्वर्ट हो जाता है एक डेंस कोर में, वही डेंस कोर फाइनली बन जाती है एक स्टार। और जो डेंस कोर के चारों ओर पास बाकी के जो गैस और डस्ट पार्टिकल हैं वो एक डिस्क की फॉर्म में रोटेट करने लग जाते हैं, और बाद में वो उस स्टार की ग्रेविटी और अपनी ग्रेविटी के कारण क्या करते हैं, आपस में क्लम्प होते हैं और अलग अलग प्लेनेट्स बना लेते हैं। उससे आपका बन जाता है पूरा सोलर सिस्टम, एक नए सोलर सिस्टम का जन्म हो जाता है। अब हम इसी स्टेट की बात करते हैं जहां पर आपका स्टार बना। ठीक है, हमारा क्या बन गया, स्टार। यहाँ आप दूसरी इमेज में देख सकते हैं, एक आपको येलो स्टार बन गया, एक आपका ब्लू स्टार बन गया। ठीक है, जिनके मास क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसके मास क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्रेटर देन 8 मिलियन सोलर मास। ठीक है, सोलर मास ना हमारे सन का जो मास है उसके 8 मिलियन टाइम से भी ज्यादा है। तो हम सेकंड वाले पार्ट को बात करते हैं। एक हमारे पास नेबुला है। नेबुला क्या चीज है, नेबुला है आपका डस्ट और आपका गैस का एक क्लाउड, एक बादल।
ठीक है, उससे बन गया आपका एक स्टार, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली इमेज में बताया था। अब ये स्टार क्या होगा, धीरे 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 बन जाएगा रेड सुपरजायंट में, और रेड सुपरजायंट में जैसे ही बनेगा एक एक्सप्लोजन होगा, सुपरनोवा होगा आपका, ये एक्सप्लोड कर जाएगा, या तो ये बन जाएगा उसके बाद ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा या न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमारा सन भी ऐसे एक ब्लैक होल बन सकता है, क्योंकि हमारा सन भी एक स्टार है। तो आप सही कह रहे हैं, हमारा सन भी आज से कई मिलियंस और बिलियंस ईयर्स बाद आपका क्या बनेगा, रेड सुपरजायंट बनेगा, वो भी आपका एक्सप्लोड होगा और फाइनली वो भी एक ब्लैक होल बन सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस एकेडमी की जिसने ये आपका नोबल प्राइज इन फिजिक्स आपका दिया है। इस एकेडमी का नाम क्या है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 2 जून 1739 में। इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि किसी भी सोसाइटी में साइंस को, विज्ञान को प्रमोट करना और उसके क्या प्रभाव हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस है, उसको मजबूत बनाना। टू प्रमोट दी साइंसेज एंड स्ट्रेंथन देयर इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी। मोटो है इसका फॉर पोस्टेरिटी, और इसका हेडक्वार्टर है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज का स्टॉकहोम, स्वीडन में। और ये एकेडमी जो है जनरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है नेचुरल साइंसेज एंड मैथमेटिक्स की, लेकिन ये बाकी अलग अलग डिसिप्लिन्स में क्या करती है, आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए भी प्रमोट करती है, उसकी भी कोशिश करती है। लेकिन ज्यादा फोकस इसका किस पे रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी लेती है, नेचुरल साइंसेज एंड मैथमेटिक्स की। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर किसी टॉपिक पे आप हमसे सेपरेट डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दबाइए बेल आइकन, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।